नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सैवेज स्टूडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई हिंदी हॉरर फिल्म छोरी की। इस फिल्म में आपको डर, रोमांच और एक गहरी कहानी सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं छोरी का सफर। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट औरत को खेत में भागते हुए देखते हैं और थोड़ी देर भागने के बाद वो अचानक गिर जाती है। यहाँ 3 छोटे लड़के आते हैं जो औरत को एक चाकू देते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। यह सुनने के बाद वहाँ किसी और को भी देखा जाता है जिसे हमें दिखाया नहीं जाता। इसके बाद वह प्रेग्नेंट औरत चाकू ले लेती है और मेरे बच्चे को मत मारो कहते हुए अपने पेट को काट देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साक्षी को देखते हैं जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है और अपने एनजीओ के बाहर अपने हस्बैंड हेमंत का वेट करते हुए मुस्कान नाम की छोटी लड़की को देखती है जो कि वहां कुछ लड़कों को खेलते हुए देख रही थी। साक्षी मुस्कान को बाकी सबके साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन वह बताती है कि क्योंकि वह लड़की है इसलिए वह लोग उसे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। और बच्चे साक्षी को बताते हैं क्योंकि वो लड़की है उनके साथ खेलने में उसको चोट लग जाएगी। इस पर साक्षी बच्चों को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद बच्चे भी मुस्कान के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और साक्षी सबको पानी पूरी खिलाने ले जाती है। थोड़ी देर बाद हेमंत अपने ड्राइवर कजाला के साथ कार में आता है। अब साक्षी हेमंत के साथ कुछ बात कर रही थी कि तभी सड़क की दूसरी तरफ एक कार रुकती है जिसमें बैठे लोग हेमंत को गुस्से से देख रहे थे, जिन्हें देखकर हेमंत काफी घबरा जाता है और ऐसा लगता है कि वह उससे कुछ चाहते हो। तो हेमंत तुरंत ही अपनी वाइफ को लेकर घर निकल जाता है। उनका ड्राइवर कजाला साक्षी को उसके होने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट देकर जाता है और साक्षी गिफ्ट को ओपन करती है जो कि ग्रामोफोन प्ले करता हुआ एक मंकी था। साक्षी यह गिफ्ट देखकर काफी खुश हो जाती है। उसी रात साक्षी आराम से सो रही होती है कि तभी उसकी नींद खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे हेमंत को कोई मार रहा हो। साक्षी जब नीचे जाती है तो देखती है कि कुछ गुंडे घर में घुसकर हेमंत को बुरी तरह से मार रहे थे। ये वही बदमाश थे जो रोड पर हेमंत को घूर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गुंडे किसी चंदेल नाम के आदमी ने भेजे हैं और हेमंत ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन सबसे लोन लिया था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। और ये लोग उसे धमकाने आए थे कि अगर उसने अगले 24 घंटे में चंदेल के पैसे वापस नहीं किए तो यह लोग उसे और साक्षी समेत उसके बच्चे को जान से मार देंगे। यह सब सुनने के बाद साक्षी कहती है कि हमें कुछ दिन के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ हम दोनों की बात नहीं है, हमारा बच्चा भी आने वाला है। ऐसे में कजाला बताता है कि मेरा एक गांव है जहां ज्यादा घर नहीं है और वहां कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए आप लोग वहां जाकर रह सकते हैं और मेरी बीवी गांव में ही रहती है तो वो साक्षी का ख्याल रखेगी। अब वो तीनों कार से गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और एक घने गन्ने के खेत में पहुंचते हैं। कजाला कहता है कि इन गन्नों के खेत से ही रास्ता जाता है तो आप दोनों यहाँ से जाइए, आपको घर मिल जाएगा। और इतना कहकर वो गाड़ी को पार्क करने चला जाता है। अब हेमंत और साक्षी खेतों के बीच बने पगडंडी के रास्ते पे जा रहे होते हैं और चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से कई रास्ते निकल रहे थे। हेमंत साक्षी को वहीं पर बैठाकर वापस आने का वादा करके खुद ही रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। अब हेमंत का इंतजार करते करते रात हो जाती है लेकिन हेमंत अब तक वापस नहीं आया था, तो साक्षी खुद ही रास्ता खोजते हुए उस अंधेरी रात में हेमंत को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद साक्षी को एक घर दिखाई पड़ता है तो वह उसकी ओर जाती है। वहीं पर उसे हेमंत मिल जाता है। हेमंत के साथ एक औरत भी होती है जो कि कजाला की पत्नी थी जिसका नाम था भानु देवी। हेमंत को देखते ही साक्षी की जान में जान आती है और वो उसे गले से लगा लेती है। अब हम देखते हैं कि भानु देवी खाना बना रही होती है। तभी साक्षी उससे सवाल करती है कि यह घर किसका है। भानु देवी बताती है कि यह हमारा ही घर है और उस कमरे में मेरे देवर योगेश्वर रहते थे, लेकिन फिर योगेश्वर के गुजर जाने के बाद हम यह घर छोड़कर चले गए। अब तुम लोग यहाँ आए हो तो यह घर खुला है, वरना यह बंद ही रहता है। रात को कजाला वहाँ आ जाता है और खाने के दौरान साक्षी नोटिस करती है कि ये लोग आज भी पुराने ख्यालों के हैं, जैसे कि भानु देवी साक्षी को मर्दों के खाना खा लेने के बाद ही खाने को कहती है, जो कि साक्षी को पसंद नहीं आता है। अब खाना पीना हो जाने के बाद कजाला और उसकी पत्नी अपने घर की ओर निकल जाते हैं और हेमंत और साक्षी उसी घर में आराम से सो जाते हैं। अब सुबह होने पर कजाला हेमंत को अपने खेत दिखाने के लिए कहता है तो हेमंत उसके साथ चला जाता है। साक्षी का भी बहुत मन था खेतों को देखने का, लेकिन उससे किसी ने पूछा ही नहीं, तो वह भानु देवी को ही साथ में चलने को कहती है, लेकिन भानु देवी हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। एक रात गुजरने पर साक्षी को यह समझ आया था कि कजाला और भानु देवी अभी भी वैसी ही पुरानी परंपराएं मानते आ रहे हैं और वो उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जहाँ मर्दों को काम करने और औरतों को घर संभालने जैसी सोच को माना जाता है। अब साक्षी वहाँ अकेले ही रह गई थी तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए इधर उधर टहलने लग जाती है। तभी उसकी नजर
उसी कमरे पर जाती है जो कमरा उसने रात में देखा था। जब वो उस कमरे को खोलती है तो वो कमरा पूरी तरह से जला हुआ था, जैसे वहां कभी आग लगी हो। उस कमरे में कुछ खास दिखाई नहीं पड़ता तो वो एक्सप्लोर करने के लिए खेतों की तरफ निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। साक्षी उस कुएं में झांकने लग जाती है, लेकिन तभी पीछे से आकर उसे कोई पकड़ लेता है, जो हेमंत ही था, और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। रात होने पर हेमंत बताता है कि पैसों का जुगाड़ हो रहा है और मुझे शहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कल सुबह कजाला के साथ शहर के लिए निकल जाऊंगा। साक्षी भी साथ आने के लिए जिद करती है तो हेमंत उसे समझाता है कि हमारे बच्चे के लिए बेहतर यही है कि तुम अभी यहीं पर रहो और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भानु देवी तो है ही, और पैसों का इंतजाम होते ही जल्द ही आ जाऊंगा। अब साक्षी इस बात से परेशान थी कि वह इस गांव में अकेले कैसे रहेगी, जहां फोन का नेटवर्क भी नहीं आता। लेकिन भानु देवी उसके साथ काफी अच्छे से रहने लग जाती है और साक्षी भी अपना सारा दिन उन्हीं के साथ रहकर बिताने लग जाती है। अब तक साक्षी को भी भानु देवी के साथ रहना और वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। एक दिन साक्षी जब सुबह उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि एक औरत लकड़ियां काट रही होती है और साक्षी को अजीब तरह से घूरे जा रही होती है। साक्षी तभी नोटिस करती है कि उसके पेट पर कट का निशान बना हुआ है और तभी वहां भानु देवी आ जाती है। साक्षी के पूछने पर भानु देवी बताती है कि यह औरत मेरे बेटे राजवीर की पत्नी है, जिसका नाम रानी है। कुछ साल पहले की बात है जब रानी पेट से थी और तब हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब 8 महीने बीते तो रानी अचानक से कहीं गायब हो गई। जब हमने हर जगह ढूंढा तो वह हमें खेतों में पेट के बल पड़ी मिली, जिससे उसका मिसकैरेज हो गया और पेट काटकर मरे हुए बच्चे को बाहर निकालना पड़ गया, और इसीलिए उसके पेट में निशान है जो कि आज भी हमें उस भयानक दिन की याद दिलाता है। बच्चे के मरने के बाद रानी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और तब से उसने बोलना ही बंद कर दिया। इसके बाद से मेरा बेटा राजवीर शहर चला गया और अब वहीं पर रहता है। भानु देवी भले ही रानी को लेकर चिंता दिखा रही थी, लेकिन हर वक्त रानी को खरी खोटी सुनाया करती थी, जैसे कि वो उनकी बहू नहीं बल्कि नौकरानी हो। अब हम देखते हैं कि रात के सारे काम निपटाने के बाद भानु देवी रानी के साथ अपने घर की ओर निकल जाती है और साक्षी सोने की तैयारी करने लग जाती है। तभी उसे मेन दरवाजे पर एक छोटा सा लड़का दिखाई पड़ता है। साक्षी को बच्चों से काफी लगाव था तो उस बच्चे को देखने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन बच्चा उसे दिखाई नहीं पड़ता। साक्षी बच्चे को ढूंढने लग जाती है तो उसे एक और बच्चा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही करते करते उसे 3 बच्चे दिखते हैं जो कि इधर से उधर भाग रहे थे और पल पल में गायब होते जा रहे थे। साक्षी को बच्चे उसी कमरे में जाते दिखते हैं जो कमरा जला हुआ था, तो वह उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से भानु देवी आ जाती है और उसे कमरे में लेकर चली जाती है। साक्षी जब बताती है कि उसे 3 बच्चे दिखाई पड़े तो भानु देवी काफी डर जाती है और डर के मारे सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। भानु देवी डरते हुए कहती है कि अब तुम्हें वो बच्चे दिखें तो उनके पास मत जाना और उनसे कभी बात करने की कोशिश भी मत करना। यह सब बातें सुनकर साक्षी के मन में कई सवाल आने लग जाते हैं कि भानु देवी बच्चों से बात करने को मना क्यों कर रही है। तो वो जिद करती है कि चाहे जो हो लेकिन मैं तो बच्चों के साथ खेलूंगी। भानु देवी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि रानी ने भी तुम्हारी तरह अपनी मनमानी करने की कोशिश की थी, इसलिए उसका यह हाल हो गया और तुम भी वैसा ही कर रही हो, जो कि बहुत गलत हो सकता है। अब इस बहसबाजी के बाद से वहां का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्यार अब तक भानु देवी और साक्षी के बीच दिख रहा था वो अब खत्म सा हो जाता है। अगले दिन साक्षी को अब फिर से वही बच्चे दिखाई पड़ते हैं तो वो छुप छुप कर उनका पीछा करने लग जाती है। वो तीनों बच्चे उसी कमरे के अंदर भागते हैं जहां पर वो पिछली रात गायब हुए थे। साक्षी जब वहां जाती है तो उसे उस कमरे के बाहर ही एक पुराना रेडियो रखा मिलता है, जिसमें कि किसी औरत की लोरी सुनाने की आवाज आ रही होती है। साक्षी उस रेडियो को उठा लेती है और उस कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे वहां पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। जब वह बाहर आती है तो भानु देवी उसे देख लेती है और भानु देवी की नजर सीधा उस रेडियो पर जाती है जो साक्षी के हाथ में था। उस रेडियो को देखते ही भानु देवी गुस्से में आकर साक्षी के हाथ से रेडियो छीनकर फेंक देती है और कहती है कि तुम अगर अपना भला चाहती हो तो उन बच्चों से दूर रहो और यह मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। भानु देवी की यह हरकत देखकर साक्षी भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं अपना भला खुद से देख सकती हूँ, इसलिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है और आप जो दिखती हो वह हो नहीं, क्योंकि आप जो रानी के साथ बर्ताव करती हो वही आपकी असलियत है। इस बात पर भानु देवी कहती है कि वो औरत एक लड़का पैदा नहीं कर पाई तो वो क्या ही औरत है। अब यहाँ पर उन दोनों में तकरार हो गई थी, जिससे कि साक्षी को यह समझ आ गया था कि भानु देवी कोई ठीक औरत नहीं है और इस घर के कई राज हैं जो भानु देवी जानती है लेकिन उससे छुपा रही है। रात होने पर हम देखते हैं कि हेमंत अब वापस आ जाता है तो उसे देखते ही साक्षी उसे जोर से गले लगाकर रोने लगती है और साक्षी रोते हुए हेमंत को बताती है कि भानु देवी अच्छी औरत नहीं है और वो हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मुझे अब यहाँ नहीं रहना और इसी वक्त मुझे यहाँ से जाना है। जिसे देखते हुए हेमंत वहाँ से निकल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों ही लोग घर से निकल रहे होते हैं कि तभी अचानक से कजला हेमंत के सर पर डंडे से वार कर देता है, जिससे कि हेमंत तुरंत ही बेहोश हो जाता है और भानु देवी साक्षी के मुंह पर बेहोश करने वाली दवा लगाकर बेहोश कर देती है। साक्षी को जब थोड़ा होश आता है तो वह अपने आप को एक तांत्रिक के सामने पाती है जो कि उसके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा था और इसके बाद हम
हम देखते हैं कि भानु देवी साक्षी को घर ले जाकर बेड से बांध देती है और एक कहानी सुनाती है। बहुत साल पहले की बात है, मेरे देवर की शादी सुनैनी नाम की लड़की से की गई थी। नाम उसका सुनैनी था, लेकिन वो एकदम डायन थी और उसके पैर घर पर पड़ते ही मेरा परिवार उजड़ गया। मेरे 4 बेटे थे, जिसमें से राजवीर सबसे बड़ा था। सुनैनी ने पता नहीं क्या जादू किया था कि मेरे 3 छोटे बेटे उसी के साथ खेलते रहते थे। वो बस उसी के साथ वक्त बिताते थे, जिस वजह से मुझे बहुत ही चिंता होने लगी। फिर कुछ दिन बाद सुनैनी पेट से हो गई, तो मुझे लगा कि वो अपने बच्चे पर ध्यान देगी और मेरे बच्चों के साथ नहीं खेलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके पति ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी वह मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती थी। और एक दिन पति पत्नी के बीच बहुत झगड़ा हुआ, तो सुनैनी ने अपने पति को चाकू घोंप कर ही मार डाला। फिर उसके बाद उसने अपना पेट उसी चाकू से चीर लिया और वहीं पर बने कुएं में कूद गई। लेकिन वो अकेले नहीं कूदी, बल्कि वह मेरे तीनों बेटों को भी साथ ले गई, जिससे कि उनकी मौत हो गई। कुछ सालों बाद मेरे बेटे राजवीर की शादी रानी से हुई। फिर कुछ टाइम बाद रानी प्रेग्नेंट भी हो गई। रानी का जब 8वां महीना चल रहा था, तो उसे भी वो 3 बच्चे और सुनैनी दिखाई देने लगी और उस डायन सुनैनी के जाल में फंसकर रानी ने भी अपना पेट चाकू से चीर लिया। हमने राजवीर की 2 बार और शादी कराई, लेकिन जब भी बच्चा होने वाला होता तो वो डायन सुनैनी बच्चों को मार डालती थी। अब हमने राजवीर की फिर से शादी कराई है, लेकिन इस बार गांव में नहीं बल्कि शहर में। अब उसकी बीवी पेट से है और तांत्रिक बाबा ने कहा है कि अगर कोई औरत जो 8 महीने से प्रेग्नेंट हो, वो अगर इस घर में 3 दिन डायन के साये से बचकर रह जाए, तो हमारे इस घर पर लगा श्राप खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने तुम्हें पकड़ा है, ताकि तुम यहाँ रहो और इस घर का श्राप मिट जाए, और तब फिर हमें हमारे घर का वारिस मिल जाएगा। साक्षी उस वक्त पूरे होश में नहीं थी कि उससे लड़ सके, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है और भानु देवी उसे बांधकर वहां से चली जाती है। अब सुबह होने पर साक्षी को जब होश आता है, तो अपने आप को ऐसा बंधा देखकर एकदम घबरा जाती है, लेकिन वो रस्सी से खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। वो बाहर निकलकर हेमंत को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे हेमंत कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। वो उसे ढूंढने के लिए उसी कमरे में जाती है जहाँ पर भूतिया चीजें हो रही थी, लेकिन वहां भी उसे हेमंत नहीं मिलता। तभी वहीं पर अचानक से कहीं से वही रेडियो आ जाता है जो भानु देवी ने फेंका था, और उसमें वही लोरी बज रही थी जो सुनैनी बच्चों को सुनाया करती थी। साक्षी डर के मारे दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, तो वही तीनों बच्चे खड़े होते हैं, जो कि दिखने में काफी डरावने लग रहे थे। वो बच्चे साक्षी से कहते हैं कि तुम्हारे पेट में बच्ची है ना, और हमने आज तक छोटी बच्ची नहीं देखी, तो हमें दिखाओ ना, और वो लोग आएंगे और इसे भी ले जाएंगे। ऐसे ही डरावनी आवाज में बोलते हुए वो तीनों बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। साक्षी अब वहां से बाहर निकलने के लिए खेतों से जाने लगती है, लेकिन उसे बार बार वही 3 बच्चे दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ सुनैनी छुपन छुपाई खेल रही थी। वो इधर से उधर डरते डरते भटकते हुए उसी कुएं के पास पहुंच जाती है जहां वह पहले एक बार गई थी। तभी उसको एक तरह का विजन दिखाई पड़ता है, जिसमें कि सुनैनी और वो 3 बच्चे कुएं में कूदते हुए दिखाई पड़ते हैं। साक्षी घबराते हुए कुएं में झांक कर देखती है, तो वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। तब उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी वह देख रही है, वो उसका बस भ्रम है और कुछ भी नहीं। अब वो उस जगह से निकलने की पूरी कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो जिस भी रास्ते से जाती, वो रास्ता बंद ही निकल रहा था। घर गन्ने के खेतों के बिल्कुल बीचों बीच था, और उन्हीं खेतों के बीच कई पतले रास्ते बने थे, लेकिन एक भी रास्ता बाहर की ओर जाने के लिए नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से साक्षी काफी परेशान हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसे कुछ विजन्स आते हैं, जैसे कि वहां पर कजला, भानु देवी और उसका बेटा राजवीर उसे ढूंढ रहे हो। तो वो उसी कमरे में छुप जाती है जो कि भूतिया था। फिर तभी उसके कपड़े बदल जाते हैं और ठीक वैसे ही कपड़े आ जाते हैं जैसे सुनैनी ने पहन रखे थे। तभी भानु देवी और राजवीर वहां आ जाते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको जिंदा ही जला देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद साक्षी को एहसास होता है कि यह सब कुछ एक बस भ्रम था, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि शायद सुनैनी साक्षी को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, और शायद भानु देवी की फैमिली ने उसके साथ कुछ गलत किया था, लेकिन यहाँ पर चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होती। अब साक्षी एक तरकीब लगाती है और अपने दुपट्टे पर कोयले से उस जगह का मैप बनाने लग जाती है, जिससे कि यह क्लियर हो सके कि वह कहाँ तक गई है और कौन सा रास्ता बंद है। मैप के हिसाब से वह हर रास्ते में जाकर बाहर की ओर जाने का रास्ता खोजने लग जाती है, लेकिन घंटों तक मशक्कत करने के बाद भी उसे हर रास्ते बंद ही मिलते हैं। तो वो वहीं बीच खेत में थक हार कर सो जाती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है, तो उसे बहुत जोरों की भूख लगती है, तो वो भागकर रसोई की तरफ जाती है और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है, और उसे हर डब्बा खाली ही मिल रहा था। तभी उसे एक डब्बे में कुछ खाने को मिलता है, जो कि पता नहीं सही था या नहीं, लेकिन उसके पेट में बच्चा था, तो उसके खातिर वो उस चीज को खाने लग जाती है ताकि वो और उसका बच्चा जिंदा रहे। साक्षी खुद को एकदम लाचार और बेबस फील कर रही थी, क्योंकि वहां जरूर कोई ताकत थी जो उसे घर से दूर जाने से रोक रही थी। अभी सिर्फ एक दिन ही बीता था एंड 2 दिन और उस भूतिया जगह पर बिताने थे। साक्षी अब फैसला करती है कि अब जो कुछ भी यहाँ मुझे
दिख रहा है या हो रहा है वो उसे भागेगी नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेगी ताकि इस घर के राज खुल सकें। अब उसे फिर से सुनैनी और वो 3 बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि खाट पर बैठे खेल रहे थे। बच्चे सुनैनी से वही सवाल कर रहे होते हैं कि आपके पेट में छोटी बच्ची है ना, और छोटी बच्ची कैसी दिखती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुनैनी पेट से थी और उसे एक लड़की होने वाली थी और वो बच्चे उसके आने का इंतजार कर रहे थे। एक तरह से साक्षी के सामने सुनैनी की जिंदगी का एक किस्सा चल रहा था, शायद ये दिखाने के लिए कि असलियत में सुनैनी के साथ हुआ क्या था। अब तभी वहाँ पर भानु देवी और सुनैनी का पति योगेश्वर आ जाता है और उसे डंडे से मारने के लिए दौड़ पड़ता है। साक्षी उसके पीछे खेतों में जाती है तो देखती है कि योगेश्वर सुनैनी को बेरहमी से डंडे से पीट रहा था। वो 3 बच्चे सुनैनी से बहुत प्यार करते थे और वह अपनी छोटी माँ को बचाने के लिए उसके हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं ताकि वह उस वक्त हो रहे जुल्म का सामना कर सके। और सुनैनी के चाकू दिखाने पर योगेश्वर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बुरी तरह से उसे मारने लगता है। बच्चे योगेश्वर को रोकने के लिए उसके पैर पकड़ने लग जाते हैं कि तभी योगेश्वर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा उसी चाकू पर जा गिरता है जो सुनैनी के हाथ में था, जिससे कि उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अब भानु देवी वहां पर आ जाती है और उस पर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने अपने पति को ही मार डाला और चिल्ला चिल्लाकर राजवीर और कजाला को बुलाने लग जाती है और यहीं पर विजन खत्म हो जाता है। अब साक्षी को एक और विजन दिखाई पड़ता है कि रानी चाकू से अपना पेट काट रही है और वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रही बल्कि सुनैनी ऐसा करवा रही है। राजवीर की बाकी जितनी बीवियां रही सबके साथ ऐसा ही हुआ था। अब सुनैनी साक्षी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे चाकू पकड़ाने लग जाती है, लेकिन साक्षी उसे कहती है कि वो अपने बच्चे को नहीं मारेगी और ना ही उसे कुछ होने देगी। इसके बाद साक्षी को फिर से एक विजन आता है कि उस कमरे में आग लग गई है जहां पर भूतिया चीजें हो रही थी, लेकिन जब वो वहां जाकर देखती है तभी अचानक उसे उसका पेट काला पड़ने लग जाता है जैसे कि वो जल रहा हो और फिर उसको बहुत जोरों का दर्द भी होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची लेटी होती है जिसे देखकर फील होता है कि जैसे अभी ही पैदा हुई हो। तभी वहां पर वो 3 बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे और उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। अब साक्षी को जब होश आता है तब उसे ऐसा लगता है कि जो वो बच्ची थी वो उसी की थी और अब वो गायब हो गई है, तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है। बच्ची को ढूंढते हुए वो कुएं के पास पहुंच जाती है तो वो देखती है कि राजवीर उसकी बच्ची को कुएं में फेंक रहा होता है। साक्षी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन भानु देवी उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था यह सब सुनैनी के साथ हुआ था और साक्षी ये सब देख पा रही थी। आगे हम देखते हैं कि ये लोग बच्ची की बलि दे रहे होते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। साक्षी रो रो कर चिल्लाती रह जाती है लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था और राजवीर बच्ची को कुएं में फेंक देता है। साक्षी दौड़कर कुएं में जाकर देखती है तो उसे कुआं पूरी बच्चियों से भरा दिखाई पड़ता है, जिससे कि यह पता चलता है कि यह रस्म पहली बार नहीं हो रही थी बल्कि यह नीच काम कई बार किया जा चुका है। अब इसके बाद साक्षी को उसी लोरी की आवाज सुनाई पड़ने लग जाती है जो रेडियो में बजा करती थी। साक्षी जब उस आवाज के पीछे पीछे जाती है तो उसे वही 3 बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि उसके सामने चाकू लेकर खड़े होते हैं और साक्षी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। तभी वहां पर सुनैनी एक डरावने रूप में आ जाती है और साक्षी को चाकू लेकर खुद से अपना पेट काटकर अपने बच्चे को मारने के लिए मजबूर करने लग जाती है। तभी वहां से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि साक्षी एकदम शांति से घर के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी और वहां पर अब भानु देवी, हेमंत और कजाला आ जाते हैं। साक्षी को वहां रहते हुए 3 दिन बीत गए थे तो जिस चीज के लिए भानु और कजाला ने उसे रोक रखा था उनका काम अब पूरा हो गया था, तो उन्होंने हेमंत को छोड़ दिया था। हेमंत साक्षी से कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हमें यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए, लेकिन साक्षी कहती है कि जब तक मैं इस कहानी के किरदारों को बेनकाब न कर दूं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब सीन फिर से उसी जगह शिफ्ट होता है जब सुनैनी साक्षी को अपना पेट काटने के लिए मजबूर कर रही थी। साक्षी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं इन 3 दिनों में वो सारा दर्द महसूस कर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा करके यह कहानी अब मत दोहराओ और मुझे मौका दो कि मैं तुम्हारी कहानी इन खेतों के बाहर ले जा सकूं। मैं उस हर माँ के लिए आवाज उठाऊंगी जिनके साथ यह न्याय हुआ है और यह एक माँ का दूसरी माँ से वादा है। उसकी बातें सुनकर सुनैनी, जो अब तक ऐसे ही करके बच्चों को मारते आ रही थी, वो रुक जाती है और साक्षी को जाने देती है। साक्षी बताती है कि भानु देवी, कजाला और उसके बेटे राजवीर ने सुनैनी को जिंदा जला डाला था क्योंकि योगेश्वर की मौत हो गई थी, लेकिन उसको सुनैनी ने नहीं मारा था बल्कि वो एक हादसा था। सुनैनी जलने के बाद तब भी जिंदा थी और इन लोगों ने उसे ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उसी जली हुई हालत में उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वहां पर तब भी उसे देखने कोई नहीं आया। लेकिन वो 3 बच्चे वहां पर आए जो सुनैनी के साथ हमेशा खेलते रहते थे। अब यहाँ पर यह बात निकलकर सामने आती है कि भानु देवी का परिवार यह चाहता था कि उनके घर में सिर्फ लड़के ही पैदा हों, लड़कियां कभी ना हों, और जब भी लड़की होती थी तो एक प्रथा के चलते उसकी बलि दे देते थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। जो कुछ भी भानु देवी ने साक्षी को सुनैनी के बारे में बताया था वो सब झूठ था।
वो कोई डायन नहीं थी, बल्कि असली डायन तो भानु देवी थी, जो ऐसे काम करती थी। उन 3 बच्चों को सुनैनी ने नहीं मारा था, बल्कि जब सुनैनी की बच्ची को राजवीर ने कुएं में फेंक दिया तो सुनैनी बच्ची को बचाने के लिए कुएं में कूद गई थी, और सुनैनी को बचाने के चक्कर में भानु देवी के 3 बच्चे भी कूद गए थे। तो ऐसे में सभी की मौत हो गई। तो अब सुनैनी और उन 3 बच्चों की आत्मा अपना दर्द लेकर भटकती आ रही थी। सुनैनी राजवीर की बीवियों के बच्चों को इसलिए मारती आ रही थी क्योंकि वो उस परिवार का वंश बढ़ने नहीं देना चाहती थी, और वो किसी को भी जान से नहीं मारती थी, बल्कि भानु देवी का परिवार उन्हें मार डालता था। क्योंकि जैसे साक्षी को सब कुछ पता चला था, वैसे ही सुनैनी ने उन लोगों को भी अपनी कहानी बताई। तो उनके घिनौने काम गांव से बाहर ना जाएं, इसलिए वो उनको मार डालते थे। और एक वजह यह भी था कि पेट कटने के बाद वो बच्चा नहीं दे सकती थी, इसलिए भी उन्हें वो मार डालते थे। उन्होंने रानी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसने खुद से ही बोलना छोड़ दिया था, तो उसे नौकरानी बनाकर रखे हुए थे। मासूमों की हत्या करने को इन लोगों ने प्रथा का नाम दे दिया था, और इसी प्रथा के चलते उनका परिवार सालों से बेटियों को मारते आ रहा था। अब यहाँ साक्षी सबसे बड़ा राज खोलती है कि भानु देवी का बेटा राजवीर कोई और नहीं बल्कि हेमंत ही है, और उसने ही सब खेल रचाया था ताकि वह साक्षी को यहाँ पर ला सके और वो लोग जो अब तक करते आ रहे थे उस काम को कर सकें। यह राज खुलते ही हेमंत और राजवीर साक्षी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साक्षी हिम्मत दिखाते हुए उसके गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि यह छोरी इस बच्ची को जन्म देगी और उस पर तेरी परछाई भी नहीं पड़ने देगी। इतना कहकर साक्षी वहां से जाने लग जाती है। तभी राजवीर उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन साक्षी का साहस देखकर रानी को भी हिम्मत मिल जाती है और कुल्हाड़ी से राजवीर को ही काट डालती है और भानु देवी और कजाला को भी खत्म कर देती है। साक्षी अब उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से कई रास्ते जाते थे, और उसे नहीं पता था कि कौन सा रास्ता बाहर जाता है। तभी वहां पर वो 3 बच्चे आते हैं और मुस्कुराते हुए उसे सही रास्ता बता देते हैं। साक्षी जब जाने लग जाती है तभी उसके साथ रानी भी आ जाती है, क्योंकि वह इस नरक में रहकर क्या ही करती। तो वह भी साक्षी का हाथ पकड़ लेती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, छोरी सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें हमारे समाज की सबसे काली सच्चाई दिखाती है। फिल्म के डरावने सीन के पीछे एक ऐसा मुद्दा छुपा है जो आज भी कई हिस्सों में मौजूद है, महिला भ्रूण हत्या। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी कई परिवारों में बेटी को बोझ माना जाता है। अल्ट्रासाउंड से बच्ची का पता चलते ही गर्भपात करवा देना या जन्म के बाद उसे मार देना, ये बातें सुनने में पुरानी लगती हैं, लेकिन हकीकत में आज भी हो रही हैं। फिल्म में दिखाया गया श्राप दरअसल में एक मेटाफर है, ये बताने के लिए कि ऐसे पाप का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। सुनैनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझना, उसकी इच्छा और हक को कुचलना और बेटी को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना, ये सब इंसानियत के खिलाफ है। फिल्म का क्लाइमेक्स जहाँ रानी और साक्षी साथ मिलकर उस जगह से बाहर निकलती हैं, ये एक उम्मीद का प्रतीक है कि औरतें जब एक दूसरे का साथ दें तो किसी भी श्राप, डर या जुल्म को तोड़ सकती हैं। छोरी हमें डर के साथ सोचने पर मजबूर करती है कि असली भूत आत्माएं नहीं बल्कि हमारी गंदी सोच है। अगर समाज की सोच बदल जाए तो न श्राप रहेगा और न डर। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। स्टे सेफ एंड गुड बाय फ्रेंड्स।